हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, असाइनमेंट, होमवर्क, सुपरवाइज स्टडी, प्ले वे टेक्निक एंड एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक। पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस टॉपिक को हम बहुत ही ब्रीफ में लेने वाले हैं क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम है और मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को एटलीस्ट हम टच कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रिल एंड प्रैक्टिस। अब ड्रिल क्या है? आपने अक्सर देखा होगा स्कूल्स में ड्रिल्स करवाई जाती हैं, जैसे रेस्क्यू ड्रिल्स भी आपने सुना होगा। मतलब वो चीज़ जो हमें सिखा दी गई है अब हम उसे करके देखेंगे। ड्रिल मीन्स टू रिवाइज लेसन दैट हैज ऑलरेडी बीन टॉट, कि मतलब प्रैक्टिस करना उस चीज़ की जो हमें सिखा दी गई है। तो इसमें दो मेन बातें आती हैं, लर्निंग बाय डूइंग एंड लॉज ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, उसको बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसमें बेहतर बन जाते हैं। वही प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट वाली बात आती है। और मैथमेटिक्स में ड्रिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे क्या है, हम चीज़ों को एनालाइज करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। कोई अरिथमेटिक की चीज़, कोई अलजेब्रा अगर कहीं लगाना है, या फिर ज्योमेट्री की चीज़ें, ये सारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा ड्रिल करेंगे, उतने अच्छे से ये हमारे दिमाग में बैठ पाएंगे। अब बात करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस की, किस तरीके से इसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसके गोल को ज़्यादा अच्छे से अचीव किया जा सकता है। तो पहली बात तो वही आ जाएगी, मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट की। एक मोटिवेशन मिलता रहे, एनकरेजमेंट मिलती रहे। इन पॉइंट्स को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि बहुत ही ईजी, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ब्रीफ हो, ज़्यादा कुछ काम दे देंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। वेराइटी होनी चाहिए, एक ही तरीके का काम हमेशा नहीं मिलना चाहिए, अलग अलग तरीके के काम की ड्रिल्स होनी चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ पर्पज होना चाहिए उसका, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए उसमें, टीचर की सुपरविजन होनी चाहिए, क्योंकि ताकि क्या है, बच्चे को एक गाइडेंस मिल सके। इंटरेस्टिंग गेम्स वगैरह इसमें यूज करनी चाहिए कि वही कि एक इंटरेस्ट बन पाए बच्चों का। और ड्रिल कभी भी पनिशमेंट के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए कि टीचर ऐसा ना कहे कि तुमने ये काम नहीं किया, अब तुम्हें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो ड्रिल नहीं होगी, उसको पनिशमेंट बोल देंगे। तो ड्रिल जो है हमेशा एक पॉजिटिव एम के साथ होनी चाहिए। बात करेंगे इसके मेरिट्स की, तो सबसे पहला मेरिट है रिटेंशन। कोई चीज़ बार बार करेंगे तो दिमाग में रहेगी, रिटेंट रहेगी। वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि क्या शुरू में जब कोई काम करते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश, टीचर को पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितने, कहते हैं ना कि कितने पानी में, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे कि कौन सा बच्चा क्या है, अच्छा लर्नर है, कौन सा एवरेज है। ये चीज़ें चेक करने में मदद मिलती है। बच्चों की मेमोरी के बारे में पता चलता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक ही बार में सारे बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, ड्रिल हो रही है वो, जहाँ पे हर कोई इन्वॉल्व है। ये जानने में मदद मिलती है कि क्या काम हो चुका है, तो अब उससे आगे हम बढ़ सकते हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो ये जो डीमेरिट है, एक नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, ये तो आप हर किसी में ऐड कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स आएगा। पहली बात तो अगर टीचर की आवाज़ क्लियर नहीं है या वॉइस उसकी बच्चों को सुनाई ही नहीं दे रही है, ऑडिबल ही नहीं है, तो क्या इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पहुंचेंगी, तो अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि ड्रिल में क्या है कि इंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर अच्छे से कंडक्ट नहीं करता है, प्रॉपरली असिस्ट नहीं करता है बच्चों को, तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो बोर फील करना शुरू कर देंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत वाइडेंस कर देती है, क्योंकि क्या होता है कि जब ड्रिल चल रही है तो सारे बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं शायद जो एवरेज लर्नर है या बिलो एवरेज है, वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, खुद को कम फील करेंगे, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पे। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि ड्रिल एंड प्रैक्टिस को बेहतर बनाया जा सके, तो टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2-2, 3-3 घंटे की ड्रिल करवा रहे हो, बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। न्यू फैक्ट्स या रूल्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि ड्रिल का मतलब है प्रैक्टिस। जब जो चीज़ें सीखी है उन्हीं की तो प्रैक्टिस करेंगे ना, नई चीज़ की पहले प्रैक्टिस नहीं करते, पहले तो लर्न करते हैं नई चीज़ को। तो न्यू फैक्ट्स नहीं देने चाहिए, हमेशा सेम टाइप की नहीं होनी चाहिए, मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, वेल प्लान्ड होनी चाहिए। टीचिंग एड्स यूज होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स की बात हो, ऐसा नहीं है कुछ भी उलझुल बोले जा रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर टीचर ने कुछ काम दिया है और कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो टीचर उसे डांटना शुरू कर दे कि बाकियों ने तो कर लिया, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टीचर ध्यान में रखे। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है इस चीज़ का कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचिंग मैथमेटिक्स में। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ज़रूरत है कि इसे इफेक्टिवली किया जाए। टीचर जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको अच्छा बेहतर बनाने में, ताकि बच्चों को क्या है, आसानी से मैथ समझ आए। अब अगले टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज होमवर्क इन मैथमेटिक्स। होमवर्क का क्या रोल है, होमवर्क कैसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी है।
तो होमवर्क क्या होता है पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, वैसे तो पता ही है, लेकिन जो काम बच्चों को घर के लिए दिया जाता है ताकि वो घर से करके आए तो उसको हम क्या कहते हैं, होमवर्क। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। आपने अक्सर सुना, कहते हैं कि मैथ्स को जितना सॉल्व करो उतना कम है, तो जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा वो समझ में आएगी। तो इस तरीके से क्या दिया जाता है, होमवर्क, ताकि बच्चे क्या है जो चीज उन्होंने सीखी है क्लास में तो वो क्या उसे अप्लाई करना सीखें अलग अलग प्रॉब्लम्स पे। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं होमवर्क के, तो फ्री टाइम को यूटिलाइज करना सिखाता है बच्चों को। नहीं तो बच्चे क्या है फ्री टाइम में खेलेंगे, खेलना तो चलो बेहतर है कि फोन चलाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो शायद प्रोडक्टिव ना हो। तो फ्री टाइम को यूटिलाइज करवाता है, एक रेगुलरिटी आती है कि रोज होमवर्क मिला है तो रोज काम करना है, रोज पढ़ाई करनी है। अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिपेंडेंट वर्क की, क्योंकि बच्चा क्या है अपना होमवर्क खुद कर रहा है, कोई उसे किस उस वक्त बता नहीं रहा है कि उसे कोई काम कैसे करना है। प्रैक्टिस जो उसने सीखी होती है चीज, उसको क्या है अप्लाई करना सीखता है, नॉलेज को क्या है और बेहतर तरीके से समझ पाता है। अच्छे से होमवर्क करेगा तो अगले दिन जो क्लास में करवाया जाएगा वो उससे अच्छे से समझ आएगा। पेरेंट्स और टीचर्स के बीच एक लिंक बैठता है, क्योंकि पेरेंट्स को पता चलता है कि स्कूल में क्या काम चल रहा है। जब बच्चा घर पे बैठ के होमवर्क करेगा तो पेरेंट्स भी देखते हैं कि हाँ वो क्या काम कर रहा है, तो स्कूल में किस लेवल की उसकी प्रोग्रेस हो रही है। प्रिंसिपल्स ऑफ होमवर्क क्या है, अब किस तरीके से होमवर्क को क्या है, रूल्स क्या है होमवर्क देने के लिए, या किस तरीके से देना चाहिए। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक दे दिया, एक एक्यूरेट टॉपिक होना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होगा तो या तो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा या कहीं से कॉपी करके कर लेगा। क्लियरनेस होनी चाहिए, जो भी चीज आप दे रहे हैं वो क्लियर हो कि आप क्या टॉपिक दे रहे हैं, रेलेवेंट होना चाहिए उनके सिलेबस से। एक सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अभी क्या दे रहे हो, बेनिफिट्स बता दे रहे हो कि ड्रिल के बेनिफिट्स लिखो और अगले दिन आप एम दे रहे हो, तो वो गलत बात है। एक सीक्वेंस होना चाहिए प्रॉपर। बात करें अब एडवांटेजेस की होमवर्क के, तो एडवांटेजेस क्या है, पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक अच्छा रिलेशन बैठता है। जैसे मैंने अभी पीछे बोला था कि उन्हें भी पता चलता है कि स्कूल में क्या काम चल रहा है। सेल्फ स्टडी की हैबिट को प्रमोट करता है, बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ मुझे भी काम करना है, डेली स्टडी कर रहा है वो बच्चा, क्या है प्रोग्रेस अच्छी करता है क्योंकि रोज वो काम कर रहा है, प्रैक्टिस हो रही है उसकी और फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। और जब कोई काम खुद करेगा तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो बच्चे क्या है जो उसका फ्री टाइम है वो भी अब यूज हो गया, जिसमें वो शायद खेल सकता था तो वो क्या है बहुत टाइम ले रहे हैं ये चीज होमवर्क। कभी कभी क्या हो सकता है कि सुटेबल कंडीशन ना हो उसके घर पे, या कोई बहुत शोर मचाते हुए तो एक पढ़ाई वाला माहौल ना हो, तो वो एक डिसएडवांटेजेस है। चिल्ड्रन का जो फ्री टाइम है, जो चीज मैंने आपको बोली ही वो ले लेता है। इमोशनल टेंशन होती है, क्योंकि बच्चों को होता है कि हाय मुझे होमवर्क करना है, होमवर्क करना है, तो इस हिसाब से क्या एक इमोशनल टेंशन हो जाती है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है। फिर बात करेंगे करेक्शन ऑफ होमवर्क की, कि करेक्शन कैसे हो होमवर्क का। अब होमवर्क का करेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का होमवर्क चेक नहीं किया जाता है तो उसे लगेगा कि टीचर तो चेक ही नहीं कर रहे तो मैं भी क्यों करूं, उसे लगेगा कि वो गोल जो है वो अचीव नहीं हुआ है। मतलब टीचर के लिए भी वही बात हो जाएगी ये कि होमवर्क चेक करना बहुत जरूरी है। बट कभी कभी क्या होता है टीचर के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सब बच्चों का इंडिविजुअली होमवर्क चेक करे, क्योंकि उसे सिलेबस भी करवाना होता है। तो टीचर क्या करते हैं क्रॉस चेकिंग करवा देते हैं, या फिर ग्रुप्स बना देते हैं जिनमें एक जो ब्रिलियंट बच्चा होता है जो हमेशा काम करता है उसको लीडर बना देते हैं, वो उनका काम चेक करता है। तो करेक्शन करते वक्त मेन चीजें क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि नीटनेस हो। अगर काम गंदा किया तो उसका फायदा क्या है, तो बच्चा वैसे गंदा काम करना सीख जाएगा। नीटनेस हो, टीचर जो है गलतियां बताए कि यहाँ पे आपकी गलती है, इसको आप सुधारिए, रिमार्क्स दे, सजेशन दे उसके होमवर्क को बेहतर बनाने के लिए कि कैसे वो और बेहतर तरीके से कर सकता है। और टीचर क्या है ध्यान दे कि कौन से ऐसी गलतियां हैं जो सारे बच्चे कर रहे हैं, तो उसको क्या है डिस्कस करें ताकि बच्चों की वो गलती नेक्स्ट टाइम ना हो। अब बात करें हम असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स की, तो ये ऑलमोस्ट होमवर्क की तरह ही आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने क्यों दिया है। ऐसा लगता है मानो बीएड का सिलेबस भी ना बीएड की आंसर शीट्स की तरह हो कि सेम चीज बार बार रिपीट होती रहती है। तो चलिए फिर इसको ना बिल्कुल ही थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि क्या है कि ऑलमोस्ट सेम आएगा, होमवर्क वाले ही सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें। असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स, अब असाइनमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो वो काम जो बच्चों को असाइन किया गया है। होमवर्क से इसमें थोड़ा सा फर्क होता है कि होमवर्क क्या है डेली बेसिस पे चेक होता है, असाइनमेंट के लिए क्या होता है कि एक टाइम लिमिट मिलती है कि इतने टाइम में आपको करवाना है। होमवर्क क्या है कि वापस बच्चों को घर के लिए ही मिल जाता है कि टीचर चेक करके वापस वो नोटबुक देते हैं, और असाइनमेंट क्या है टीचर अपने पास रखते हैं, जिससे क्या है असाइनमेंट करने से वो क्या है बच्चे फोकस रहते हैं, क्योंकि वही काम वो रिपीट कर रहे हैं। हो सकता है कि टीचर ने पहले थोड़ा सा पढ़ाया उसके बारे में, या ये भी हो सकता है असाइनमेंट में ना पढ़ाया हो, बल्कि होमवर्क में हम वही चीजें देते हैं जो हम करवा देते हैं। तो बच्चे क्या है फोकस रह रहे हैं, सब्जेक्ट के टच में रह रहे हैं, उन्हें अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चल रहा है। और अगली बात क्या बताई थी मैंने, इसमें टाइम लिमिट होती है, तो बच्चों को क्या है टाइम मैनेजमेंट आती है।
और बाकी आप इसमें पर्पस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि सिमिलर होंगे होमवर्क से। अगला टॉपिक हमारा आता है सुपरवाइज्ड स्टडी। नाउ एज द वर्ड से सुपरवाइज मतलब किसी की सुपरविजन होगी वहां पे। तो इस टेक्निक में क्या है कि बच्चे जो है अपने मन से काम कर सकते हैं, फ्रीली काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है टीचर उन्हें गाइड करेंगे, टीचर की सुपरविजन होगी। टीचर क्या है ये देखेंगे कि बच्चे क्या है सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी भी होता है। वैसे जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में फ्री पीरियड होते थे, जहाँ टीचर क्या है बच्चों को पढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन क्या है वो भी ध्यान रखते थे कि क्या बच्चे असलियत में पढ़ भी रहे हैं। तो ये कभी भी हो सकता है, स्कूल आवर्स में भी हो सकता है, आफ्टरनून में भी हो सकता है। और रेजिडेंशियल स्कूल्स जो होते हैं जैसे कि नवोदय विद्यालय वगैरह, वहाँ पे क्या है स्पेशल आवर्स होते हैं जहाँ पे सुपरवाइज स्टडी होती है कि बच्चों को अलग से बिठाया जाता है और एक टीचर जो है वो ध्यान रखता है कि बच्चे असलियत में पढ़े। मतलब इसका एक ये चीज़ हो जाती है कि गाइडेंस मिल रही है ऑन द स्पॉट। जैसे बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है वो उसी वक्त पूछ सकते हैं। अब ये क्या है सुपरवाइज स्टडी इंडिविजुअल भी हो सकती है और कलेक्टिव भी हो सकती है। अगर टीचर को लगता है कि बच्चा जो है बाकी बच्चों से बहुत पीछे छूट गया है तो वो उन्हें अलग से बुला के भी पढ़ाते हैं। तो वो क्या है एक सुपरवाइज स्टडी। फॉर्म्स ऑफ सुपरवाइज स्टडी क्या है, किस तरीके से हो सकती है। कॉन्फ्रेंस प्लान, इसमें क्या है कि एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जाती है जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसे क्या है म्यूचुअल कंसल्टेशन से दूर किया जाता है। स्पेशल टीचर प्लान, अब स्पेशल टीचर प्लान में क्या है कि एक स्पेशल टीचर असाइन किया जाता है उन बच्चों के लिए जो उनके डाउट्स क्लियर कर सके। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे अगर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं तो जिस क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उस टीचर को क्या है कि बाकी क्लासेस को भी पढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो वो क्या है स्पेशल टीचर प्लान है। डिवाइडेड पीरियड प्लान हो जिसमें क्या है कि 2 टीचर काम करें। डिवाइडेड पीरियड मतलब कि 2 टीचर्स काम करेंगे बच्चों के लिए कि बच्चों को अच्छे से समझ आए, ताकि थोड़ा क्या है कि सबकी तरफ ध्यान दे पाएं। डबल पीरियड प्लान है एक। डबल पीरियड प्लान में क्या है कि एक ही सब्जेक्ट के 2 पीरियड्स लगते हैं। तो पहले में क्या है टीचर समझा देंगे और दूसरे में क्या है कि बच्चों से एक्टिविटी करवा के देखेंगे या बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करेंगे। पीरियोडिकल प्लान मतलब चेक होता रहना चाहिए कि काम वो बच्चों को जो दिया जा रहा है वो टाइम से कर भी रहे हैं। मतलब ध्यान रखना उन पे कि पीरियोडिकली चेकिंग होना। स्टेप्स क्या है सुपरवाइज स्टडी के, सबसे पहले तो प्रेपरेशन फॉर स्टडी की क्या पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। फिर टीचर क्या है सुपरवाइज करेगा कि क्या बच्चे ढंग से कर रहे हैं, अगर उन्हें कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो बताएंगे। फिर क्या है ब्लैक बोर्ड पे समरी लिख देंगे या फिर वैसे ही बच्चों को समराइज करके बता देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सुपरवाइज स्टडी के, अब हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देती है कि अपनी एबिलिटीज के अनुसार वो काम कर सके। सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप होती है और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखा जाता है। बच्चों ये क्या है किसी रैट रेस में नहीं है कि मुझे दूसरे से बेहतर करना है, खुद पे काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है सुपरवाइज स्टडी की, सबसे पहली बात तो ये आ गई कि इनडिसिप्लिन के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अगर बच्चे क्लास में फ्री बैठे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट हो, लेकिन अगर आप उसे सुपरवाइज स्टडी में लगा देते हो तो वो काम ही करेंगे। एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, ऑन द स्पॉट गाइडेंस मिलती है। सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की क्या है टाइम सेव हो रहा है, क्योंकि अगर वो फ्री बैठे हैं तो वो टाइम वेस्ट ही करेंगे। ज्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं, तो उनका टाइम सेव हो रहा है, उनमें एक पंक्चुअलिटी आ रही है, रेगुलरिटी आ रही है कि वो टाइम से अपना काम करे और पढ़े। उनको टीचर्स को क्या है बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानने में मदद मिलती है और बच्चों को भी पता चलता है कि कहाँ पे क्या उनका वीक पॉइंट है। क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए सुपरवाइज स्टडी के वक्त, ज़्यादा फ्रीडम देनी चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होगा तो बच्चे क्या है उससे पूछ ही नहीं पाएंगे अपने डाउट, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। काम इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना किया जाए। इंडिविजुअल अटेंशन मिलनी चाहिए बच्चों को, और जो काम आप दे रहे हो उस वक्त वो क्या है उनके एज लेवल और उनके नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटे बच्चे को कुछ डिफिकल्ट दे दे तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा उस काम में और वो फिर वो काम नहीं करेगा। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि हर जो हम काम करते हैं उसकी लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा हम वो काम करें तो हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता है उसमें। लिमिटेशंस क्या है इसकी थोड़ी बहुत सिमिलर आ जाएंगी कि टीचर क्या है ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, तो बच्चे क्या है अगर स्ट्रिक्ट होगा तो बच्चे डरेंगे उनसे और अपने डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। टीचर्स के ऊपर बहुत ओवरबर्डन हो जाता है, क्योंकि उन्हें क्या है प्लान भी करना है। पहले तो वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, फिर सुपरवाइज स्टडी के लिए अलग से प्लान कर रहे हैं, फिर बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो टीचर का बर्डन थोड़ा बढ़ जाता है। अगर टीचर क्या है ओवर गाइड करेंगे या इंटरप्ट करेंगे उनकी बात में तो उन्हें क्या है प्रॉब्लम होगी। जैसे कुछ टीचर होता है कि बार बार बोलते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो उससे भी क्या है कि बच्चे थोड़े इरिटेटेड फील करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपरवाइज स्टडी जो है बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या है सेल्फ लर्निंग सिखाती है, इंडिपेंडेंटली वर्क करना सिखाती है, लेकिन ये तब इफेक्टिव होगी जब टीचर क्या है अच्छे से उसके लिए काम करे, डिवोटेड हो और हार्ड वर्क करे इसको अच्छे से कंडक्ट करने के लिए। अब हम बात करेंगे प्लेवे टेक्निक एंड एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक की। तो प्लेवे टेक्निक क्या है एक बेस्ट टेक्निक है, स्पेशली जब हम लोअर क्लासेस की बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे क्या है खेल खेल में सीखते हैं। प्लेवे टेक्निक मतलब उन्हें खेल खेल में सिखाना।
तो ये क्या होगी, चाइल्ड सेंट्रिक मेथड हो गया। हम चाइल्ड को सेंटर में रख रहे हैं कि वो कैसे सीखेगा नेचुरल, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे खेलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं वो, या फिर क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि ये चीज कैसे हो रही है। जब वो खेलते हैं तो उनका माइंड क्या है, रिलैक्स्ड होता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग बेहतर बनती है दोनों के लिए ही, टीचर के लिए भी और लर्नर के लिए भी। फिर उसके बाद आप एक दो एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि छोटे बच्चों को क्या है कि टॉयज दे दिए जाते हैं कि हाँ इन्हें काउंट करो, या फिर बीट्स दे दिए जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ दी जाती है कि काउंटिंग करो, या फिर लेटर्स अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं कि बताओ ये कौन सा है। तो ये सारी एक्टिविटी आप थोड़ी सी लिख सकते हैं प्ले वे टेक्निक में, जिसमें आप टॉयज, मैजिक स्क्वायर्स, पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं और इनसे बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं। क्योंकि जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं साइज, नंबर, शेप, क्वांटिटी के, हम हमेशा जब बचपन में सीखते हैं तो हम प्ले वे मेथड से ही सीखते हैं। जैसे हमारे मम्मी भी हमें अक्सर कहते हैं कि अच्छा बताओ ये कितने पेन है या कितनी चीज़ें हैं, तो वो प्ले वे मेथड हो गया एक तरीके से। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है कि जब हम किसी एक्टिविटी में बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, जब हम सीख रहे हैं कोई एक्टिविटी करके। अब एक्टिविटी इंडोर भी हो सकती है आउटडोर भी हो सकती है। इंडोर में क्या आएगा, जैसे ड्रामा, डिस्कवरी लर्निंग, कुछ डिस्कवर करके लर्न करना। आउटडोर में आएगा फील्ड ट्रिप एंड फील्ड विजिट। अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं। फील्ड ट्रिप क्या मतलब, जब हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर तब कुछ काम कर रहे हैं, और फील्ड विजिट जब हम जनरली जा रहे हैं, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुछ साइंस रिलेटेड सीख रहे हैं तो हम अपनी लैब में जा रहे हैं तो वो क्या विजिट है, और अगर हम कहीं बाहर कुछ सीखने जा रहे हैं तो वो क्या है, ट्रिप है। मटेरियल एंड एक्टिविटीज क्या चाहिए उसके लिए हमें, इसमें अगर हम साउंड पैटर्न्स, कलर, टेक्सचर, इन सारी चीज़ों का यूज़ करें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। ये सारी सेंसेस, जितनी ज़्यादा सेंसेस यूज़ होंगी ना, मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज़ जिसे कहते हैं, उतना बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें हमारे पास क्या क्या मटीरियल्स आ सकते हैं, जिग्सॉ पजल्स, नेस्टिंग टॉयज, कुछ एजुकेशनल गेम्स कंडक्ट करवा सकते हैं जैसे बिंगो, पजल, एटलस, जिसमें क्या है कि हम कुछ नॉलेजेबल सीख रहे हैं, सिर्फ खेल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मजा ही नहीं है, प्लेजर ही नहीं है, बल्कि कुछ सीखते भी हैं, कुछ लर्न भी करते हैं। तो अगर आप अपने आंसर को लेंथ देना चाहें तो इनको क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा इलाबोरेट करके लिख सकते हैं। जैसे कि हम सिमुलेशंस एंड रोल प्ले की भी बात करते हैं। इसमें सिमुलेशंस में मैंने आपको बताया था कि जैसे आप किसी और का रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले में जैसे सिमुलेशन में क्या है कि माइक्रो टीचिंग इसका एक एग्जांपल था। ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं कि मतलब एक्टिविटी होके फिर सीखेंगे। तो बात करें इसमें स्टेप्स क्या है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में, तो सबसे पहले तो क्या है, इंस्ट्रक्शनल गोल्स डिसाइड किया जाएगा कि क्या चीज़ हम सिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, लर्नर का कॉग्निटिव लेवल ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि हम जब भी कुछ सिखाते हैं तो हमें एज फैक्टर बहुत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एज के हिसाब से हर किसी की लर्निंग एबिलिटी होती है। क्या सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से क्या उसके एड्स यूज किए जाएंगे। कितना टाइम मिला है उस गोल को अचीव करने के लिए, ये चीज़ भी बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। क्या रिसोर्सेज है हमारे पास, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या है, और क्या सुटेबल एक्टिविटी है जिससे वो अच्छे से चीज़ सीख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंट कर देना उस चीज़ को। फिर उसके बाद क्या है कि एक लिंक देखना कि जो पिछली चीज़ है और जो नई चीज़ हम सीख रहे हैं उसमें क्या लिंक था, ताकि बच्चे अच्छे से क्या है याद रख पाए, रिटेन कर पाए उस चीज़ को, इम्प्लीमेंट कर देना उस चीज़ को। पहले हमने क्या करी थी, प्रिपेयर किया था इम्प्लीमेंटेशन की कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, पहले लिंक करवाया, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया। अब क्या है कि जो चीज़ अगर हमें कुछ लगती है कि कुछ कमी है तो उसको क्या है हम चेंज करेंगे। बात करें इसमें रोल ऑफ टीचर की, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, आपको एज अ गाइड आप देखते हैं टीचर को। एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है टीचर ने। ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर क्या है, बच्चों को इनकरेज करे, मोटिवेट करे, रीइंफोर्समेंट हो, क्योंकि मैंने पहले भी अक्सर बोला है कि रीइंफोर्समेंट एक लालच होता है जिससे बच्चे क्या है और बेहतर तरीके से कर पाए। जब उसे शाबाशी मिलती है तो वो और अच्छे से किसी चीज़ को करना चाहता है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, बहुत आसानी से सीखते हैं, बेहतर तरीके से सीखते हैं। जब ज़्यादा सेंसेस यूज़ होती है तो आराम से सीख पाते हैं और ज़्यादा समय तक उस चीज़ को याद रखते हैं। एक हार्मोनी की फीलिंग आती है, क्योंकि एक्टिविटी में क्या है कि ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखते हैं कि हाँ चलो ये काम तुम कर लो, ये काम मैं कर लूँगा। तो एक खुशी वाला माहौल रहता है और खुशी खुशी सीख पाते हैं। मसल डेवलपमेंट इंक्रीज होती है, कंट्रोल इंक्रीज होता है। जैसे मैं अब एक्टिविटी बेस्ड में क्या है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो मसल्स का भी यूज़ हो रहा है, सिर्फ दिमाग से ही काम नहीं कर रहे, मसल्स का भी यूज़ हो रहा है, तो मसल डेवलपमेंट होती है। थॉट्स को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, दूसरे की बातें सुनना सीखते हैं, समझना सीखते हैं। अलाउ स्ट्रगल, डिस्कवर एंड प्रैक्टिस। अब क्या है कि जब भी हम कोई काम सीख रहे हैं, कोई एक्टिविटी करें तो थोड़ी स्ट्रगल तो होगी ना उसमें, और फिर उसके बाद क्या है हम कुछ अच्छा डिस्कवर करेंगे, फिर उस पर क्या है प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम बेहतर बन जाएंगे। स्किल डेवलप होती है बच्चों की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर बनता है, सोशल डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट कंडीशन ये है कि कोई अच्छी एक्टिविटी ली जाए और टीचर की क्या है अच्छी गाइडेंस हो।
तो यहाँ पे ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। फटाफट से समराइज करें इसको। तो सबसे पहले क्या है, हर कुछ भी आता है आपको, जैसे मान लीजिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस आए, असाइनमेंट आए, कुछ भी आए, तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखनी होगी, फिर उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे, फिर उसके बाद आप स्टेप्स बताएंगे कि इसे कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद रोल ऑफ टीचर अगर है, वैसे होता ही है जनरली, फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। थोड़े बहुत सारे टॉपिक सेम है, तो आप अपने पॉइंट्स इधर उधर भी कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।